बेटा अपना पी ब्लॉक चल रहा था और लास्ट फैमिली चल रही है नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली में अपने लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे ऑक्सी एसिड्स। आज अपन आगे चलते हैं बच्चों नाइट्रोजन को, ठीक है ना। को डिस्कस करना है बेटा आज हमें, ठीक है। तो सबसे पहले ले रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन ले रहे हैं लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। तो लेबोरेटरी में इसको देखो कैसे बनाया जाता है, सुनो बहुत ही सिंपल सा है। अगर मान लो मेरे पास ये अमोनियम क्लोराइड है और मैंने इसको NaNO2 से रिएक्ट करवा दिया, तो बताओ क्या बन जाएगा, क्या बनेगा। NaCl और NH4NO2 बन गया बच्चों। सिंपल आयनिक रिएक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो NH4NO2 बने इसको हीट करना है, ठीक है। एक बात हमेशा फिट कर लो, जब भी अमोनियम सोल्ट को आपको हीट करना हो तो क्या होगा, क्या किया करो, जितने भी हाइड्रोजन है उसको वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। बताओ अभी कितने बच्चों, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 4। 4 से कितने वाटर बनेंगे, 4 से कितने वाटर बनेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, 2H2O और जो पीछे बचा उसको साथ में जोड़ के लिख दिया मैंने। समझ में आ गया, बोलो बेटा। हम्म, बोलो दिमाग बैठ गई बात। क्या किया मैंने, अमोनियम सोल्ट के केस में क्या करना है, जब भी आपको कोई रिएक्शन करवानी हो आपको सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले आप जितनी हाइड्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर दो बच्चों, बताओ उसको किस में कन्वर्ट करोगे, वाटर की फॉर्म में, ठीक है। और बाकी जो बचा उसको लिख दिया, है ना। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 वाटर बन जाएंगे। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं लेता हूं फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसको समझते हैं बेटा, ये अमोनियम डाइक्रोमेट, क्या ये भी अमोनियम सोल्ट है बच्चों, बताओ ये अमोनियम सोल्ट है क्या। तो बताओ क्या क्या बनाएंगे, सोची फटाफट। सबसे पहले बताओ कितनी हाइड्रोजन दिख रही है आपको टोटल, कितनी हाइड्रोजन दिख रही है टोटल, 8 हाइड्रोजन दिख रही है। तो 8 हाइड्रोजन से कितने वाटर बना सकते हो, 4। तो बच्चों मैंने 4 वाटर बना दिया बच्चों, बन गया 4 वाटर। अब मुझे बताओ अब कितनी ऑक्सीजन पीछे रह गई, कितनी ऑक्सीजन पीछे रह गई, 3 ऑक्सीजन रह गई, 2 क्रोमियम रह गई। तो 2 क्रोमियम और 3 ऑक्सीजन इनको मिला दे, ये बन गया क्रोमियम का ऑक्साइड, इसका कलर ग्रीन कलर, ठीक है। और बताओ और क्या बच गया इसमें, बताओ और क्या बच गया इसमें, नाइट्रोजन, कितनी नाइट्रोजन बची, 2 नाइट्रोजन बची। ये हो गया बच्चों, आ गया समझ में। कैसे प्रोडक्ट बनाए मैंने, अर्चिता बिनानी, क्या ये रिएक्शन समझ में आई। अमोनियम सोल्ट जब भी आए पहले क्या करना है, जितने हाइड्रोजन है उसके वाटर बना दो, ठीक है। फिर क्या करना है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन बना दी मैंने और क्रोमियम का ऑक्साइड बन गया, बन गया। ये 2 रिएक्शंस क्लियर है, ठीक है। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट लेते हैं फ्रॉम एजाइड्स, ठीक है। एजाइड समझो, देखो इसको बोलते हैं बेटा, देखो ये सोडियम एजाइड, ठीक है।
ये है बेरियम एजाइड, ठीक है। इनको हीटिंग करेंगे बच्चों, है ना। जब इनको हीट करते हैं ना तो ये कुछ इस तरह से हमें क्या मिल जाएंगे, ये मिल गए बच्चों। और ये जो मिला ना, ये प्योर नाइट्रोजन होती है ना। ये बच्चों आईआईटी जेईई में पूछा जा चुका है कि प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आया? बोलो बच्चों, प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए आपने क्या किया, आ गया समझ में? बोलो सिंपल। इस आयन को एजाइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एजाइड आयन है। अच्छा, पता है इनका यूज क्या होता है? बच्चों आपने फोर व्हीलर के अंदर एयर बैग सुना है? बोलो बच्चों, फोर व्हीलर के अंदर एयर बैग का कॉन्सेप्ट सुना है? सुना है ना। आपने देखा होगा जब कोलिजन होती है तो एयर बैग ओपन हो जाते हैं, है ना। और वो किसके कारण फूलते हैं? बोलो बच्चों, उनका इन्फ्लेशन किस कारण होता है? किस कारण वो फूल जाते हैं? पता है क्या? उसके अंदर बच्चों सोडियम एजाइड भरा होता है और एक सर्किट लगा होता है। जैसे ही कोलिजन होगी वो सर्किट एक्टिव होता है और वो सोडियम एजाइड आपका क्या होता है, टूटता है। और टूटते क्या होती है बच्चों, नाइट्रोजन बन जाती है। समझ में आएगी? तो नियर अबाउट, है ना, 120 ग्राम सोडियम एजाइड अगर अपन लें, वो 70 लीटर के आसपास, 70 लीटर के आसपास नाइट्रोजन जनरेट कर देता है। तो वो क्या होगा, एयर बैग फूल जाएगा। और एयर बैग जब फूल जाता है तो जो भी बंदा उसको चला रहा है उसको बहुत कम इंजरी आती है। देखा होगा आप लोगों ने। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई? सोडियम एजाइड टूट गया, समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है? बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, अगर मुझे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है इसका, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो किससे करते हैं? वो करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या करते हैं बच्चों, बताओ? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं अपन? बोलो बच्चों, का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं लिक्विड एयर का। एक बात बताओ बच्चों, लिक्विड एयर किन किन दो का सोर्स होती है, बताओ? लिक्विड एयर किन दो का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। तो देखो बच्चों, जब आपका टेम्परेचर, है ना, 77.2 केल्विन के आसपास आता है तो नाइट्रोजन सेपरेट होने लग जाती है, ठीक है। और जैसे ही वो 90 केल्विन तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है। समझ में आ रही बात? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का याद हो गया टेम्परेचर। बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ। बोलो बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। और यहाँ देखो किस टेम्परेचर पर ये सेपरेट हो रहा है, बताओ? किस टेम्परेचर पर ये सेपरेट हो रहा है? 77 पर। N2 हो रहा है बच्चों। 77 भी याद हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया बच्चों? आगे बात समझ में? तो नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है? नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई डाउट नहीं है? अब देखो बेटा सुनो, अब अगर बात करें अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले देखो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें देखते बेटा सुनो, सबसे पहले अगर मैं
इसको रिएक्शन करवा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ, ये बना बच्चों, है ना। ये रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है बच्चों, ऐसा क्यों, कौन बताएगा, बताओ बच्चों। देखो बेटा, एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, है ना, और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, 941.4 किलो। तो हमें क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी पड़ेगी, बोलो बच्चों। अच्छा एक बात समझ में आया, इन जनरली आप देखा होगा कि जब भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है ना, तो मोस्टली एनओ ही बनता है। एनओ क्यों बनता है बताओ, बताओ एनओ क्यों बनता है। एनओ बहुत स्टेबल है बच्चों, रीजन पता है क्या, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5, समझ आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखो, एट रूम टेम्परेचर nitrogen is almost inert because of very high bond enthalpy due to bond order 3। ये 12th में बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन की जब भी आपको रिएक्शन करवानी है ना, नाइट्रोजन की, तो आपको हाई टेम्परेचर क्यों लेना पड़ता है, समझ में आ गया। रीजन ये होता है बच्चों, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात अगर अपन करें, नेक्स्ट मैं लेता हूं रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, अब मेटल्स के साथ रिएक्शन को देखते हैं। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले मैंने लिया Mg प्लस N2। बताओ, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की रिएक्शन से मैंने बोला ये बनेगा बच्चों। अब ये कैसे बना, देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, नाइट्रोजन की क्या होती है, -3। तो बोलो एक दूसरे के नीचे लिखोगे तो ये बनेगा ना बच्चों, बोलो ये बात सुनागी। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं ना इस मैग्नीशियम नाइट्राइड को, देखो ये जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3Mg+2 और 2N-3। ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है बेटा, हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलिसिस में एक बात दिमाग में फिट करो, जितना टोटल पॉजिटिव या जितना टोटल नेगेटिव होता है ना, उतने वाटर के मॉलिक्यूल कहां में ले लो, बताओ। या तो पॉजिटिव काउंट कर लो या नेगेटिव काउंट कर लो, तो 6 यार है, तो मैंने 6 वाटर के मॉलिक्यूल कहां में ले लिए, यहां से देखो बेटा क्या निकल गया, यहां से निकल गई अमोनिया। ठीक है, निकल गए बच्चों, और पीछे क्या बच गया, 3MgOH2 हो गया बच्चों। क्या ये बात सबको समझ में आई, आगे बच्चों। अब बताओ, अगर मुझे मान लीजिए कैल्शियम को रिएक्ट करवाना था P4 के साथ, ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम की रिएक्शन भी वैसी होगी ना, अरे नाइट्रोजन के साथ जैसी रिएक्शन मैग्नीशियम की हो रही है वैसी इसके साथ होगी, कैसे करोगे बच्चों बताओ। कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फोरस की 3। तो अब देखो क्या बना सकते हैं अपन, अपन ये बना सकते हैं बच्चों, Ca3P2। देखो ऊपर था ना 3 2, नीचे भी मैंने क्या बनाया, 3 2 बनाया बच्चों। ठीक है ना, ये देखो बैलेंस कर दो आप। ये बच्चों जो होता है ना, ये जो कंपाउंड है
ये क्या है, ये रोडेंटिसाइड है। रोडेंटिसाइड समझते हो, रोडेंट्स को मारने के लिए काम आता है, एक क्या होता है, पॉइजन की तरह यूज होता है। अब देखो बेटा सुनो, ये जो CA3P2 है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, बताओ बच्चों, 3Ca+2 2P-3, बताओ इसको अगर मुझे हाइड्रोलाइज करना है तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आएंगे, वही 6 है ना बच्चों, 6 काम आ जाएंगे। क्या मिल गया, देखो 3 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ, मिल गया क्या। तो देखो हमने पहले बनाई अमोनिया, अब हमने क्या बना दी, फोस्फीन बना दी बच्चों, बोलो अमोनिया बना ली और हमने फोस्फीन बना ली बच्चों, बोलो। अब देखो अगर मान लो आपको है ना, देखो ये फॉस्फोरस था, इसकी जगह मान लीजिए बिस्मत ले आता हूं मैं, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवानी है ना, तो बच्चों कैसे करवाएंगे, बोलो मैग्नीशियम की बिस्मत के साथ, एक ही तो बात है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मत, ये सारे एक ही ग्रुप के ना, बोलो एक ही ग्रुप के, तो क्या बना देंगे बच्चों, बताओ Mg3Bi2 बन जाएगा बच्चों। अरे समझ में आया क्या, हाँ साहिल अनेजा कर ले बेटा, हो गया, ठीक है। अब बताओ अगर मान लो मुझे है ना, मैं कहता ये एंटीमनी है, ठीक है, इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाना है, नेट पेयर इफेक्ट कौन लगा रहा है इसमें, अरे मैं तो बिस्मत की क्या दिखा रहा हूं, -3 दिखा रहा हूं, प्लस थोड़ी दिखा रहा हूं, और कौन सा मैं +5, ये कौन है भाई नेट पेयर इफेक्ट वाला, अरे नेट पेयर इफेक्ट वाला कौन था बच्चा, अरे बिस्मत का इनेट पेयर इफेक्ट तब लगेगा ना जब प्लस में दिखाए, अभी तो दिखाए माइनस में रहा है। हाँ भैया, क्या बनेगा, Zn3Sb2। तो इनमें आपने एक चीज सीखी, क्या चीज सीखी बताओ बच्चों, इनमें आपने एक बहुत कॉमन सी चीज सीखी, क्या, 32 दिख रहा है, 32 दिख रहा है बच्चों, देखो Mg3N2 है ना, Ca3P2, Mg3Bi2, Zn3Sb2, क्लियर है बच्चों, क्या ये सबको समझ में आ गया, बोलो, मेरे हिसाब से सिंपल है, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन लेते हैं बच्चों एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन का एबनॉर्मल बिहेवियर देखते हैं। आपको मैंने एक बार बताया था कि हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने रिमेनिंग एलिमेंट के कंपैरिजन में कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टी दिखाता है बच्चों, इसका रीजन आपको पता होगा, है ना, याद होगा बच्चों, है ना, तो इनके रीजन हमने लिखे थे, सबसे पहला स्मॉल साइज, है ना, सेकंड बोलो बच्चों हाई ईएन, है ना, थर्ड कह सकते हैं absence ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, बोलो बच्चों, सही है बच्चों, आप ये भी कह सकते हो, बोलो बच्चों ये बात समझ में आ गई, अरे समझ में आई बच्चों। अब देखो एक बात बताओ मेरे को सबसे पहले, है ना, नाइट्रोजन
कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, है ना, 3 कोवेलेंट प्लस 1 कोऑर्डिनेट। क्या ये बात मैंने सही बोली? बोलो बच्चों। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है। कैसे? अगर समझे, देखो बेटा, NH3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना बच्चों? NH3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, आपने देखा होगा ये H प्लस है बच्चों, तो ये क्या करता है, ये इसको अपना लोन पेयर देता है। जैसे ही लोन पेयर देता है, बोलो बच्चों कितने बने? बन गए, बोलो 4 बॉन्ड बन गए, बोलो। अब देखो, मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन कांट फॉर्म पेंटाहेलाइट, है ना, while other can form due to presence of empty d orbital। बोलो बच्चों, सही बात है ना? जैसे देखो, हमने देखा कि PCl5, है ना, आपका SbCl5 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता। बोलो बच्चों, ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन जो है बच्चों, आपने क्या देखा था, नाइट्रोजन आपको इस फॉर्म में मिल जाता है, मिलता है ना, N2 की फॉर्म है। बोलो बच्चों, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलता है। रीजन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ 2p पाई 2p पाई, है ना, बनता है। इट इज वेरी इफेक्टिव ओवरलैपिंग ड्यू टू स्मॉल साइज। बोलो बच्चों, नाइट्रोजन आराम से बनाता है बच्चों? बताओ, बना सकता है। लेकिन एक बार बताओ, बताओ क्या फॉस्फोरस ऐसा बना सकता है क्या? बोलो बच्चों, नहीं बना सकता। रीजन बताओ, रीजन बताओ। ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी? 3p पाई 3p पाई, है ना। ये इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि साइज बड़ा हो गया, है ना। तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग ड्यू टू लार्ज साइज। समझ आ गया? तो देखो बच्चों, क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन क्या कर रहा है, पी पाई बॉन्ड बना रहा है ना। भाई नाइट्रोजन जो है वो पी पाई बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीबनी, ये जो है ना, ये क्या करते हैं, ये नहीं बना पाते। क्या? पी पाई नहीं बना पाते। लेकिन बच्चों ये रहा, ये पी पाई, डी पाई एंड डी पाई बना लेते हैं, ये दोनों बना लेते हैं। अब ये कैसे बना लेते हैं, ये समझते हैं बच्चों। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों सुनो, याद है क्या आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था? ये पढ़ा है बच्चों? बोलो, पी डबल बॉन्ड O बनता है। हाँ बताओ, यहाँ इस फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? बताओ। sp3 है। बोलो, तो बताओ, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड कौन सा है? ये पी पाई डी पाई है कि नहीं है? पी पाई डी पाई है कि नहीं है?
फोस्फोरस अपना डी देगा ना, अरे फोस्फोरस डी देगा। क्या नाइट्रोजन इस तरह से पी पाई डी पाई बना सकता है क्या? क्या नाइट्रोजन इस तरह से क्यों नहीं बना सकता? बोलो बच्चों, क्यों नहीं बना सकता? डी है ही नहीं तो बनाएगा कहां से? चाहिए तो सही ना, डी होना तो चाहिए ना। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखो, जैसे सपोज मैंने ये लिया, मैं अगर ये लेता हूं बेटा, देखो आर आर आर, मान लीजिए मैंने ये लिया CH2P, ठीक है, आर आर आर, इनमें किसी में भी देख लीजिए आप, सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? sp3 आ रही है। तो सब में ये कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? पी पाई डी पाई। यहाँ पे भी कौन सी हो रही है? पी पाई डी पाई। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये डी पाई कहां होगी? कौन बताएगा? डी पाई कहां होगी? बोलो, आपको याद है क्या? आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वहां पर ने पढ़ी थी बैक बॉन्डिंग, याद करो, है ना? वहां हमने क्या देखा था कि जैसे सपोज ये मेटल है और ये फास्फोरस है, याद आया? इसका ये जो लोन पेयर था, इसने लोन पेयर इसको दिया, याद आ गया? ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसके जो खाली ऑर्बिटल थे, आप देखना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऐसा आपने किया था, तो फिर मेटल ने इसके साथ ये डी बनाया था, याद आया क्या? अरे बैक बॉन्डिंग पढ़ाई थी बच्चों, याद है क्या? बच्चों पढ़ाई थी। तो देखो, ये जो डी पाई बॉन्डिंग है ना, ये क्या होगी? देखो, अपन बोल सकते हैं डी ब्लॉक मेटल विद लिगेंड लाइक PR3 AS PH की होल थ्राइस, ये इनके ऊपर लोन पेयर है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ये पढ़ाया हुआ है? अच्छा, अब देखो बेटा, अगला पॉइंट लेते हैं। देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है सिंगल बॉन्ड की, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है, और ये फोस्फोरस फोस्फोरस है, ये वैसे ये भी डिस्कस कर चुके हैं। किसकी ज्यादा होगी बताओ बच्चों? किसकी ज्यादा होगी? फोस्फोरस की। वेरी गुड, याद है क्या? इनका साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होंगे, इलेक्ट्रॉन बच्चों बहुत पास पास होंगे, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, है ना, देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन resulting in the decrease in bond energy। ये बात समझ आ गई बच्चों? बोलो, क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये दिमाग बैठ गया? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, तो ये मैंने सारी बातें आपको नाइट्रोजन के बारे में बता दी। बोलो बच्चों, ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, नाइट्रोजन जो है, बोलो नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन में काम आता है क्या? बताओ, नाइट्रोजन का यूज फर्टिलाइजेशन में होता है क्या? यूरिया क्या है? एक फर्टिलाइजर है, और फर्टिलाइजर में यूरिया में नाइट्रोजन होती है, ठीक है बच्चों? अच्छा, प्रोटीन का ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है क्या?
नाइट्रोजन प्रोटीन का एसेंशियल कंपोनेंट है क्या? प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड, और अमीनो का मतलब एन हो गया। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ नाइट्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? बताओ नाइट्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 2 आइसोटोप होते हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन का यूज, लिक्विड नाइट्रोजन सुना है बच्चों आपने, बायो वाले बच्चों ने? लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेशन में काम आता है। क्या होता है बच्चों? क्रायो प्रिजर्वेशन टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। पढ़ा है बच्चों? -196 डिग्री सेल्सियस। ये तो कॉमन कॉमन से पॉइंट है, पढ़ा है। अच्छा नाइट्रोजन का यूज अपन डाइल्यूटिंग के तौर पे भी तो कर सकते हैं ना, डाइल्यूट करने के लिए। क्यों नाइट्रोजन को डाइल्यूटिंग एजेंट के तौर पे क्यों काम लेते हैं बच्चों? बोलो बोलो। अरे नाइट्रोजन इनर्ट होता है ना, तो हम डाइल्यूट करने के काम में ले सकते हैं। ठीक है, और साधवानी जी कह रहे हैं कि साहब स्मोक वाले जो पान है ना वो बनते हैं बेटा, बनते हैं। चलो, तो समझ में आ गया बच्चों? हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। अगर मैं लूं, देखो नेक्स्ट मैं लेता हूं अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया में अपन लेते हैं बेटा, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। प्रिपरेशन में देखिए, प्रिपरेशन में सबसे पहले देखो, फ्रॉम यूरिया एंड साइनेमाइड, फ्रॉम यूरिया एंड कैल्शियम साइनेमाइड, ये समझते हैं बच्चों। देखो कैसे, ध्यान देना, बहुत सिंपल सी बात है। यूरिया का फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, पढ़ा है बच्चों? अब मुझे बताओ यूरिया का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? कौन बताएगा? यूरिया का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? बताओ बच्चों। अरे बोलो। अमीनो मिथेनामाइड, वेरी गुड, अमीनो मिथेनामाइड। कोई डाई अमीनो कीटोन मत बोल देना, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब मुझे बताओ नाइट्रोजन और कार्बन में से ज्यादा ईएन कंफर्म है नाइट्रोजन की होती है बच्चों, है ना, होती है। तो एक बात बताओ, हमें करना है इसका हाइड्रोलिसिस। तो देखो क्या करेंगे अपन, 2 वाटर के मॉलिक्यूल काम में लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से तोड़ा। तो जब हमने इसको तोड़ा ना, तो देखो हमें कुछ इस तरह से मिला, मिला बच्चों, मिल गया? बोलो। और ये आपको पता है ये क्या बन रहा है? ये बना है H2CO3, जो आगे टूट जाता है किसके अंदर? CO2 प्लस वाटर के अंदर। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है मेरे पास कैल्शियम साइनेमाइड, समझना ढंग से, है ना। नेक्स्ट है CaCN2, इसकी स्ट्रक्चर देखो, Ca+2, ये बच्चों सबसे पहले बताओ क्या करना है, कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आएंगे? कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आएंगे बच्चों? 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले लो बच्चों, ये देखो 2 वाटर के मॉलिक्यूल से क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमें मिल गया HNC, ये मिल गया। एक बात बताओ, मैंने जब ये इस तरह का मल्टीपल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन आ जाता था तो इसका एक फंडा बताया था, याद है क्या? क्या फंडा बताया था बताओ? जितने बॉन्ड उतने वाटर के मॉलिक्यूल ले लो, है ना, और नाइट्रोजन की तरफ हमेशा हाइड्रोजन रखना है,
है ना, क्यों रखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की गेन ज्यादा होती है। तो देखो बेटा, दो वाटर के मॉलिक्यूल यहां लिए मैंने, ठीक है, दो वाटर के मॉलिक्यूल मैंने यहां लिए और इसको मैंने इस तरह से तोड़ दिया बच्चों। तोड़ने से देखो मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए। जब मैंने इनको तोड़ दिया तो मुझे मिला 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, और इस कार्बन के साथ ध्यान दीजिए 4 OH जुड़ रहे हैं। कार्बन पे बच्चों दो या दो से ज्यादा OH स्टेबल रह ही नहीं सकते, तो क्या होंगे, 4 से क्या हो जाएगा बच्चों, 2 वाटर के मॉलिक्यूल और क्या बन जाएगा बताओ, CO2। समझ में आ गया क्या, बोलो बच्चों, अरे समझ में आई रिएक्शन, आ गई बच्चों, क्लियर है क्या, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं ए के बाद फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अब देखो बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये एक अमोनियम सॉल्ट है NH4Cl, ठीक है, इसको मैंने ट्रीट किया NaOH के साथ। बताओ क्या क्या बनाओगे, इससे बनेगा NaCl और मिला NH4OH। अब बताओ इस NH4OH को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, NH4OH होता है क्या है, बोलो बच्चों, अरे NH4OH क्या होता है, डिजोल्व्ड अमोनिया इन वाटर होता है ना, बोलो बच्चों। अब बताओ अगर मान लो मेरे पास ये है अमोनियम सल्फेट और मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ले लिया बच्चों, ठीक है, क्या बन जाएगा, देखो कैल्शियम सल्फेट और क्या मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NH4OH, जो आगे टूट जाएगा, इस तरह से टूट जाएगा बच्चों। क्लियर है क्या, बोलो, समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। आगे देखो बेटा, सुनो नेक्स्ट, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अपन इसको किस मेथड से बनाते हैं बच्चों, हैबर प्रोसेस से बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं, हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, देखो सुनो, ये लिया मैंने ये, ठीक है, और यहां से अपन इस तरह से बना रहे हैं बच्चों, बना रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, कौन बताएगा, एंडो होगी या एक्सो होगी, बताओ बच्चों। ये रिएक्शन बच्चों एक्सोथर्मिक होगी, सारी एंडो एंडो बोल रहे। अरे देखो एंडोथर्मिक तब होती है जब हम तोड़ते हैं, और जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, जोड़ते हैं तो एक्सोथर्मिक होती है। आप इधर ध्यान दो, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जोड़ा है ना, तो 4 को जोड़ के 2 बना रहे हो, तो जोड़ते हैं तो हीट निकलती है, जोड़ते हैं तो हीट निकलती है, और तोड़ते हैं तो हीट देनी पड़ती है। तो आप तोड़ थोड़ी रहे हो, अरे जोड़ रहे हो ना, बोलो, तो यहां पर हीट निकलेगी। ये कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक है। सब साफ हो गया आपका 11th वाला मामला। हाँ भैया, अब देखो, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए सबसे पहले
क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सही बात है, हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे, बोलो बच्चों। फिर क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ अमोनिया करेंगे बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं हीट को बढ़ा दूं तो बेटा हीट बढ़ेगी तो इधर ही बढ़ रही है ना, क्योंकि हीट के इधर साइन क्या है, पॉजिटिव है ना। तो जब हीट बढ़ जाएगी तो बढ़ी हुई हीट किधर कम होती है, बोलो बच्चों, ये किधर जाएगी, ये तो बैकवर्ड जाने लग जाएगी ना, ये तो बैकवर्ड जाने लग जाएगी। हमें किधर चलानी है, हमें किधर चलानी है बच्चों, फॉरवर्ड। तो हमें हीट को क्या करना पड़ेगा, हीट को कम, यानी टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा। तो आपको बच्चों लो टेम्परेचर यूज लेना है। वैसे इसके लिए जो टेम्परेचर काम आता है वो आता है 700 केल्विन। ठीक है, अब बताओ बच्चों, इधर कितने मोल हैं बताओ, और इधर कितने मोल हैं। रिएक्टेंट साइड 4 है बच्चों, ठीक है, इधर 2 है। तो परिवार छोटा हो रहा है, परिवार छोटा हो रहा है, जगह कम चाहिए, यानी वॉल्यूम कम चाहिए। वॉल्यूम कम करने के लिए प्रेशर को क्या कर देंगे, बोलो बच्चों, बढ़ा देंगे। तो देखो बेटा, प्रेशर को बढ़ाएंगे, है ना। और इसका जो प्रेशर काम आता है लगभग लगभग 200 एटीएम काम आता है। आ गया बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के तौर पर बताओ, आपने पढ़ा था क्या, Fe+ मोलिब्डेनम। ये कहाँ पढ़ा था बच्चों, याद करो, कौन से चैप्टर में, सरफेस केमिस्ट्री में। अच्छा, मोलिब्डेनम किसका काम करता है बताओ बच्चों, मोलिब्डेनम किसका काम करता है, वेरी गुड, प्रमोटर की तरह, याद आ गया। प्रमोटर बोल दो, एक्टिवेटर बोल दो, दोनों चलेगा। ठीक है, हो गया बच्चों। तो कंडीशन समझ में आ गई, कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है बेटा। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। ठीक है, पहले लिखते हैं अपन। तो मुझे बताओ, अमोनिया की स्मेल तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने पता है ना, Fe+ मोलिब्डेनम लिखा है ना। हाँ भैया, यूरिनल्स के अंदर जो आपको देखा होगा अनप्लीजेंट स्मेल आती है, वो क्या होती है, अमोनिया की होती है ना। क्योंकि बच्चों हमारे यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरिया होती है, और यूरिया के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है बताओ, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यूरिया के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, अमोनिया बन रहा है ना, चेक करो। हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिया होता है बच्चों, और उसके हाइड्रोलिसिस से हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस से अमोनिया जनरेट होती है, तो यूरिनल्स के अंदर स्मेल आती है, और बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है कि नहीं होती है ना। तो देखो प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहले कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग, है ना, ये पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सेकंड, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। बोलो बच्चों, ऐसा क्यों, अरे ये वाटर के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती है ना, बोलो बच्चों, बोलो, है ना। एंड इट्स aqueous solution is known as ammonia water। ठीक है, एंड
its aqueous solution is a very weak base। इसका जो aqueous solution होता है वो काफी वीक होता है। अब देखो बेटा सुनो कैसे, जैसे ये अमोनिया है, हमने इसको वाटर में डिसोल्व किया, डिसोल्व करते ही हमें क्या मिल गया, NH4OH, और हमें इस तरह से ये मिल जाता है बच्चों। बोलो समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 3, देखो रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, मेटल सॉल्ट के साथ हमें रिएक्शन पढ़नी है बच्चों। तो देखो सुनो एक बात हो, जैसे मैंने ZnCl2 लिया बच्चों, ये ZnCl2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा बच्चों, बताओ रिएक्ट कर जाएगा ना, क्या मिल जाएगा बताओ, 2 मोल ऑफ NH4Cl और क्या मिल गया, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया बच्चों। अब एक चीज बताओ, ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ना, आप मुझे बताओ, जिंक कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, बोलो बच्चों। जिंक डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या खास बात होती है बताओ, डी ब्लॉक के एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो देखो बेटा ये कॉम्प्लेक्स बना देता है इस तरह का, ये इस तरह का आपका कॉम्प्लेक्स बना देगा, टेट्रामाइन है ना, जिंक सेकंड हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया बच्चों, बोलो अरे ये बात समझ में आई। ठीक है, इसी तरह से देखो बेटा सुनो, सपोज अगर मैं AlCl3 लेता हूं तो मेरे पास ये 3 मोल्स ऑफ NH4OH है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो यहाँ मिल गया आपको AlOH3 एंड 3 मोल्स ऑफ NH4Cl मिल सकता है बच्चों। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, क्या एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा? एल्यूमिनियम में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम होती है बच्चों। एल्यूमिनियम में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम होती है, पता है ना, डी ब्लॉक में ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है, इस तरह से देखो बेटा सुनो, सपोज मैंने लिया FeCl3, ये लिया बच्चों, ये क्या बना देगा है ना, और आपको पता होगा कि अगर मैं इस हाइड्रोक्साइड को हीट करूं ना तो ये ऐसे चला जाता है। ये क्या बनाया बच्चों मैंने, बताओ, ये कंपाउंड ये क्या है, कौन बताएगा? ये रस्ट है, वेरी गुड, है ना, ये रस्ट है जो ब्राउन कलर का होता है बच्चों, होता है बच्चों, पढ़ा आप लोगों ने। अब देखो बेटा सुनो नेक्स्ट, रिएक्शन विद NaOCl। मुझे बताओ ये NaOCl, इसका नाम बताओ, कौन बताएगा? NaOCl का नाम बताओ, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अच्छा याद है क्या, ये NaOCl है ना बच्चों, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है ना। याद करो HOCl, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ाई थी मैंने HOCl की, याद है क्या? अब देखो बेटा हुआ क्या कि ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ, देखो बेटा यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और आपको क्या मिल गया, NH2 बोलो बच्चों, समझ में आ गया? इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं,
इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों हाइड्रेजीन, बोलते हैं बच्चों इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रेजीन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट बात अगर करें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। एक बात बताओ बच्चों, अमोनिया लिगेंड की तरह क्यों काम कर पाता है, बताओ। अमोनिया लिगेंड की तरह क्यों काम कर पाता है, लोन पेयर पड़ा है, कहां पे पड़ा है, नाइट्रोजन के पास। तो अपन कह सकते हैं बच्चों, देखो ड्यू टू presence of lone pair on nitrogen, ammonia can act as a ligand and it can form complex compound with d block metal ion। बोलो बच्चों, है ना, कर सकता है, बोलो। अब देखो कैसे, जैसे आपको याद होगा कि हमारे पास ये बच्चों देखो AgCl है बच्चों, ये AgCl, इसमें Ag की वैलेंसी +1 है, तो +1 वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर इन जनरली क्या होता है बच्चों, बताओ, 2 होता है बच्चों, याद आ गया, ठीक है ना। तो ये इसके साथ कंबाइंड होकर इसने देखो ये बना दिया बच्चों, ये हो गया कलरलेस कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह से देखो बच्चों सुनो, अगर मैं लेता हूं, मेरे पास है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट है ना, वो 4 अमोनिया के साथ जा रहा है, बताओ बच्चों 4 अमोनिया के साथ क्यों, कॉपर +2 है, +2 वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर हमने क्या देखा था, 4 होता है बच्चों। तो देखो बेटा ये बना था, याद आ गया, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ठीक है, इसका कलर इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर। अच्छा, इसको एक नाम दिया जाता है बच्चों, स्विट्जर रिएजेंट, है ना, तो क्या बोलते हैं, स्विट्जर्स रिएजेंट। ठीक है बच्चों, इस कंपाउंड में एक खास बात याद है क्या आपको, बताओ, इस कंपाउंड में याद है क्या, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, याद है क्या, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन एंड जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बच्चों, बोलो, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, अपन अगर ऐसा बोले कि मॉइस्चर कंटेन इन अमोनिया कैन बी रिमूव बाय, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, फिर मैंने लिया CaCl2, फिर मैंने लिया H2SO4, और फिर मैंने लिया P2O5, और या बोल सकते हो आप P4O10। बताओ बच्चों, अब देखो बेटा, इसको समझते हैं ढंग से कि ऐसा क्यों है, इसका आंसर समझाता हूं मैं आपको कैसे आया। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अमोनिया एक बेस है बच्चों, अगर आपने H2SO4 को यूज लिया तो आपको पता है क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी,
हो जाएगी ना बच्चों? तो बताओ, वाटर को तो हटा नहीं रहा H2SO4, वो तो किसके साथ रिएक्शन कर गया? बताओ बच्चों, वो तो किसके साथ रिएक्शन कर गया? अमोनिया के साथ। समझ में आ गया? तो H2SO4 काम का हुआ क्या? नहीं हुआ। अब देखो, बात करें P2O5 की, तो P2O5 पहले क्या करेगा बच्चों? वाटर से कंबाइंड हुआ। ध्यान से दो, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H2P2O6, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2HPO3। ये क्या हो गया? देखो ये हो गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड, बन गया बच्चों। अब ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या करेगा? ये भी तो एसिड है। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी अमोनिया से रिएक्ट कर जाएगा, है ना बच्चों? और क्या बन जाएगा? अमोनियम फॉस्फेट बन गया। बन गया कि नहीं बन गया बच्चों? अमोनियम आपका फॉस्फेट, सॉरी मेटाफॉस्फेट बन गया। तो बच्चों सी और डी तो हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिए। बोलो रूल आउट हो गए। अब बचा CaCl2। ध्यान दो बच्चों, देखो CaCl2 क्या करेगा? जैसे आपको पता हो वाटर के साथ मिलकर ये इस तरह के हाइड्रेट बनाता है बच्चों। बताओ, CaCl2 वाटर के साथ मिलके बनाता है। अब मुझे बताओ, अब CaCl2 को वहां पर वाटर भी मिल रहा है और वहां पर अमोनिया भी मिल रही है। ये किसको प्रेफरेंस देगा? बताओ बच्चों, किसको प्रेफरेंस देगा? अमोनिया को देगा ना। क्यों? क्योंकि अमोनिया लोन पेयर इजीली देगा, है ना? इजीली देगा। तो देखो बच्चों, ये लफड़ा हो गया। तो अब बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है? कि कैल्शियम ऑक्साइड, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। ये क्विक लाइन फटाक से क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और कन्वर्ट हो गया स्लैग्ड लाइन। जो बना वो भी बेस है, और अमोनिया इटसेल्फ एक बेस है। बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये सुना है बच्चों? बोलो। अरे दिमाग बैठ गई? तो आंसर क्या गया? बताओ बच्चों, आंसर क्या गया? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना? ये दिमाग में बैठ गया बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, अगर अपन बात करें, है ना, देखिए हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है बच्चों? इसके हाइड्राइड्स देखो, सुनो बच्चों, NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। ये तो देखो काफी ज्यादा आयनिक हो जाता है इसमें तो, है ना? अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन इनमें ना ढंग से एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज समझाता हूं बच्चों, बहुत अच्छे से समझना। मैं एक बार इनके बॉन्ड एंगल लिख रहा हूं बच्चों। बॉन्ड एंगल सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। मुझे बताओ, बॉन्ड एंगल जितना कम होता है उससे क्या इंडिकेशन मिलता है? बताओ बच्चों, बॉन्ड एंगल जितना कम होता है ना, उसका मतलब क्या हुआ? अरे देखो, इन तीन में तो देखो बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 90 के आसपास ही है। इसका मतलब इनमें तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं ना। बोलो बच्चों, प्योर पी ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन, प्योर पी ऑर्बिटल में एंगल क्या होता है? बताओ, पी के तीन ऑर्बिटल आपस में 90 पे होते हैं। एक बात बताओ बच्चों, देखो ध्यान दो थोड़ा सा। CH4, C2H4, CH ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये sp3, ये sp2, ये sp। मुझे बताओ, परसेंटेज पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ है, जहां पी ज्यादा है? बोलो बच्चों।
जहां पी ज्यादा है वहां परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है। और आप मुझे बताओ एल्केन में बॉन्ड एंगल सबसे कम आता है बच्चों, बताओ। अरे जहां पी कैरेक्टर ज्यादा है वहां बॉन्ड एंगल कम है ना, है बच्चों। अरे समझ रहे हो, इतनी बात सबको समझ में आई क्या? अरे यहां से समझ में आई बात। तो अब देखो एक चीज बताओ, जैसे जैसे अपन क्या कह रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, है ना, तो अपन क्या देख रहे हैं, देखो बॉन्ड एंगल लगातार डिक्रीज हो रहा है। अब जब बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है तो मैं कह सकता हूं क्या, प्योर ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, आ रहा है क्या? अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो बेटा, ये तो है अमोनिया, ठीक है, और ये है मान लो आपका SbH3, ठीक है। तो देखो, ठीक है, अब देखो बेटा, अमोनिया के अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है। बताओ इस फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन यही होता है बच्चों, NH2NP3। बोलो बच्चों, अरे जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, NH2NP3 होता है बच्चों। एक बात बताओ, NH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ ना, बोलो बच्चों, NH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या बोलेंगे कि नो हाइब्रिडाइजेशन। बोलो बच्चों, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर एस ऑर्बिटल। बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लोन पेयर प्योरली एस ऑर्बिटल में? समझ में आ गया? अब प्योर का मतलब आप चलो 90% से ज्यादा मान लो। यहां बताओ, यहां कितने परसेंटेज एस कैरेक्टर है? 1/4 इंटू 100, लगभग लगभग 25% है बच्चों। बोलो बोलो, अरे sp3 में तो 25% आई ना, 25%। और यहां देखो हम क्या करें कि एंटीमनी में तो कोई कंबाइंड हुआ ही नहीं, तो प्योर पड़ा है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100%। अब मुझे बताओ, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा या ज्यादा दूर होगा? बताओ, मोर एस कैरेक्टर तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा ना। अब मुझे बताओ, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या? बताओ बच्चों, नहीं दे पाएगा ना। तो देखो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब हम बोलेंगे मोर नियर टू न्यूक्लियस, है ना। क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर कैन नॉट बी डोनेटेड इजीली। बोलो बच्चों, अब देखो क्या बोलेंगे, लेस एस कैरेक्टर, है ना, तो अपन क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर कैन बी डोनेटेड इजीली। तो मुझे बताओ ये क्या हुआ, ये ज्यादा बेसिक हुआ? बोलो बच्चों, तो अगर मैं आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं? बोलो बच्चों, ये पढ़ा आप लोगों ने? याद करो, ये पढ़ा था, ये कहां पढ़ा था? याद करो, लास्ट 11th में ट्रेगोज रूल में, ट्रेगो पढ़ा था। ठीक है बच्चों, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न कर लेते हैं।